शायद आज फिर मधु ना आए। मानसी ने घड़ी की तरफ देखा और फिर गेट की तरफ। उसका संशय गहराने लगा। किताब से सारे पन्ने पलटते पलटते भी उब गई थी वह। मेन लाइब्रेरी से छुटपुट लोग बाहर निकल रहे हैं। शायद लाइब्रेरी के बंद होने का समय हो गया है। आर्ट्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी की सारी भीड़ दोपहर को ये लाइब्रेरी ही सोख लेती है और इस समय थके परिंदों की तरह सभी इधर से निकलकर कैफ़े की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर मानसी लॉन में बैठकर मधु का इंतज़ार करती है। कई दिनों का गुबार लिए काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई है, पर मधु से कुछ कहने का अवसर उसे नहीं मिल रहा। कुछ दिनों से महसूस कर रही है कि मधु जानबूझकर किसी लंबी बात से कतराने लगा है। दूर से मधु को तेज तेज आते देख उसे बड़ी सांत्वना सी मिली, हालांकि दूसरे ही पल उदास हो गई। हेलो, कब आई? करीब आधा घंटा पहले। सॉरी, मुझे कल देर हो गई। तुम कल भी नहीं आए? हाँ, कहीं अटक गया था। दरअसल बहुत व्यस्त हूँ आजकल। हाँ, देख रही हूँ। इधर तुम्हारे पास बहुत से ऐसे काम रहते हैं जिनका मुझे पता नहीं होता और जो तुम्हें व्यस्त रखते हैं। थोड़ी देर दोनों चुप रहते हैं। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। मानसी, छाया अब उतना कोऑपरेट नहीं करती। मानसी को जवाब देना था। जानती हूँ, अब मैं रोज़ नहीं आ सकूँगा, मधु ने बताया। मैं इसी तरह इंतज़ार करती रहूँगी। कब तक? पता नहीं, हमें लौटना ही होगा एक दिन। हम बड़े ही कहाँ हैं मधु, रुके हुए तो हैं ही अपनी अपनी देहरी पर आशंकाओं के ढेर लिए उन्हीं से ग्रस्त। मधु थोड़ी देर चुप होता है और फिर बात शुरू करता है। मैं चाहता हूँ तुम पिताजी की चिट्ठी का जवाब दे दो। ऐसी चिट्ठियाँ मेरे पास कितनी आ चुकी हैं जिनका मैंने कभी जवाब नहीं दिया। तुमने पहले कभी नहीं कहा मैं जवाब दूँ किसी भी चिट्ठी का, आज क्यों कह रहे हो? मानसी ने थोड़ा जोर देकर पूछा। स्थिति को कभी तो स्वीकार करना होगा। देखो मानसी, तुम तो सब जानती थी पहले भी। अंत तो हम दोनों ही जानते थे ना? जानती थी मधु। मैं पहले यही समझती थी कि भावना भावना होती है, उसे महसूस किया जाता है, उसे जिया जाता है, वह हमारी बड़ी निजी चीज़ होती है। पर अब ऐसा लगता है जिस भाव को कोई रूप न मिल सके, जिसको किसी के सामने स्वीकारा ना जा सके, उसकी क्या आइडेंटिटी हुई? बहुत अच्छा लगता है ऐसा सोचना कि ये अधिकार मन से होता है, पर बहुत पीड़ा होती है ये सोचकर कि तुम मेरे कुछ नहीं हो, कोई नहीं हो। कैफ़े से रजिस्ट्रार ऑफिस तक उनके अभ्यस्त कदम उन्हें ले आए थे। फिर दोनों बस स्टॉप पर अपनी अपनी बस का इंतज़ार करने लगते हैं। बिना एक भी शब्द बोले वे बहुत कुछ कहते, सुनते, समझते रहते हैं। शुरू शुरू में एक दूसरे की पूरी दिनचर्या बयान होती थी, फिर उस पर कुछ आलोचना टिप्पणियाँ। धीरे धीरे अपनी बातें अधिक होने लगी, आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कम, फुसफुसाहटें अधिक। और अब पिछले कई दिनों से एक व्याकुलता सी उन दोनों को घेरे रहती। दोनों बहुत कम बोलने लगे हैं। कई बार मानसी स्टॉप पर अकेली होती है, जबकि वह हर रोज़ की तरह ठीक 6 बजे कैफ़े आना नहीं भूलती। कई बार यह जानकर भी कि अब मधु के आने की कोई संभावना नहीं रही, वहीं लॉन में बैठ तिनके तोड़ तोड़ फेंकती रहती है, एक निरर्थक सी क्रिया। मानसी, किसी ने पुकारा क्या? वह चौंकती है। नहीं, शायद उसे ऐसा भ्रम हुआ था। इतनी दोपहर में कौन आएगा यहाँ? क्रिच क्रिच पंखे से आवाज़ निकल रही थी, या फिर सन्नाटा इतना गहरा आ रहा था कि मामूली सी आवाज़ भी वातावरण पर हावी हो रही थी। क्रिच लगा उसके भीतर कुछ टूट रहा है। टूटना उसे किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं लगता। कांच का गिलास भी कभी टूटता है तो वह श्लथ सी बेचैन
उसके टूटने के अफसोस को अपने भीतर लिए लिए कई कई घंटे खामोश हो उस टूटने की आवाज़ को सुनती रही है, गुनती रही है। और जब वह आवाज़ धीरे धीरे मरने लगती है, वह ठंडी सांस भर उठ जाती है एक सवाल लेकर, यह मेरे भीतर क्या टूटा। ऐसे कई बेसुरे सवालों को तह लगाकर एक तरफ रख देना चाहा है, पर वे सवाल फिर उछलकर उसके सामने आ जाते हैं, जोर से दूर उछाल दी गई गेंद की तरह। बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानते होते हैं, फिर भी सवाल करते हैं, इससे जवाब तो नहीं बदल जाते। मधु ने पीठ मोड़कर खड़े खड़े कह दिया था और वह सुनकर चली आई थी। चाहा था कहे, मधु, अपने आईने में मैं अपने आप को जैसा देख पाती हूँ वैसा ही तो समझ पाती हूँ। चाहती हूँ यह जान पाती कि तुम्हारे आईने में मैं कैसे दिखती हूँ। पर उसने कुछ नहीं कहा था। आखिर सुंदर भावनाओं के लिए सुंदर स्थितियाँ भी तो मिलनी चाहिए। पर एक गलत शुरुआत का अंत सही कैसे हो सकता है। एक गलती पर गलतियों का मचान बनता चला गया और फिर एक दिन उस पर उठ खड़ी इमारत को देख चौंक से जाते हैं, यह हमने बनाई इमारत। यू मे स्टॉप वाइंडिंग द क्लॉक फर्दर, बट यू कैनॉट सेट बैक द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। मानसी ने पूछा था, पर मानसी के सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरे सवाल का जवाब तुम्हें देना होगा मधु, आग्रह किया था। उसके पूछने पर मधु का झुंझला जाना ठीक ही तो था। वह समझ गई थी, हाँ, सवालों के जवाब नहीं बदलते बार बार पूछने पर। अपने सारे सवालों के ढेर को लेकर वह बालकनी पर खड़ी रही, भीगती रही तेज़ बारिश में। शाम तक उसे तेज़ बुखार चढ़ाया था। वह दूसरे दिन काम पर नहीं जा सकी थी। मधु का फ़ोन आया था। आई क्यों नहीं आज? बुखार हो आया है जानकर एक नसीहत दी थी मधु ने, दवा लेना मत भूलना। वह सोच रही थी, जीने के लिए कितनी छोटी छोटी बातों को याद रखना ज़रूरी होता है और बड़ी बड़ी बातें हम बड़े इत्मीनान से भूल सकते हैं और जी सकते हैं। उसने उठकर पंखा बंद कर दिया और बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ धूप थी, कड़क धूप, उदास धूप। तुम जल्दी में हो? मानसी को देख मधु जल्दी ही दूसरी तरफ मुड़ जाना चाह रहा था, पर मानसी ने टोक दिया था। बस जा रहा था, कहो। तुम अगर अपने जाने को 5 मिनट टाल सकते हो तो चलो नीचे कैंटीन में, मैं आती हूँ। कहो, क्या कहना है? तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं, मैं नहीं जानता, तुम बताओ। तुम यह भी नहीं जानते कि रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ? मैं जानता हूँ, पर क्या कर सकता हूँ। मैं और अधिक झेल नहीं सकती मधु। वह बिखर जाती है। पाँव का अंगूठा नीचे फर्श को खुरचता रहा और वह सिर झुकाए खड़ी रही। टप टप 2 आंसू फर्श को भिगो गए। अगली बूंद मानसी ने अपने आंचल में थाम ली। देखो मानसी, बिजली के झटके से भीतर कुछ कौंधा। क्या देखूं? आखिर इस बार उसने ढिठाई से अपनी गीली आंखें ऊपर उठा ली, सीधी मधु की आंखों में। मधु कहते कहते अचकचा गया। मैंने ऐसे देखने को नहीं कहा था मानसी, तुम समझने की कोशिश करो। मानसी ने दोनों हाथों से अपने पीछे लुढ़क पड़े बालों को हाथ से लपेटा और पल्लू को उल्टा फेंका। किसे समझाओगे तुम और क्या समझाओगे? यहाँ तो ऐसी समझ के गहरे समुद्र लहराते हैं मधु कि मैं ये भी भूल जाती हूँ कि ये ज़िंदगी मेरी अपनी है और मुझे इसके लिए इतना निर्मम होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी तो यही कहता हूँ कि तुम चीज़ों को सहजता से लेना सीखो, अपने आप को जियो। मैंने कब असहजता से लिया किसी चीज़ को? जिस सहजता से मैंने तुमको लिया, तुमने उतना ही असहज मुझे बना दिया। तुम यदि छाया की स्थिति को समझती तो तुम्हें इतना दुख ना होता। मेरी स्थिति को समझा है तुमने? तुम्हारी स्थिति तुम्हें मालूम है। मैंने कोई सवाल नहीं किया है मधु। मेरी स्थिति मेरी ही है, उसे मुझे ही समझना है, कोई दूसरा उसका भागीदार नहीं हो सकता। एक बेरहम डॉक्टर की तरह मुझे ही उसका चीरफाड़ करके देखना है।
उसके लिए मुझे साहस तो जुटाने दो मधु, मेरा साथ दो, मैं वैसा साहस तो जुटा सकूं। वह मुंह मोड़ लेती है, कबूतर की आंखें बंद कर लेने की तरह, पर आंखें बंद कर लेने भर से कोई खतरा नहीं टलता। मेरे घर के पिछवाड़े से कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं खुलता मधु, जिसमें मैं देख सकूं कोई उगता हुआ सूरज। कहकर मानसी मधु के निर्णय के लिए खड़ी रही, पर कुछ निर्णय कभी नहीं लिए जाते, फिर भी उनका इंतज़ार करते रहते हैं और जीते रहते हैं। यह निर्णय उसने कैसे लिया उसे पता नहीं चला, पर सुबह जब उठी तो एक ही विचार दिल में और दिमाग को मत्ता रहा, एक बार छाया से मिल लेना भर। कई तरह के रिएक्शन कल्पना करती रही। कभी दिमाग सुन्न होने लगता सोच सोच कर, और कभी मन होता जो होना है हो एक ही बार, बस आगे विचार बर्फ में जम जाते। वह बुरी तरह थक गई है। उसका निर्णय आंसुओं में पिघलने लगता है और वह मन को तर्क से समझाने लगती है। इस अखबारी तरीके से अपने को जोड़े रखने का भी क्या फ़ायदा? आखिर ऐसा जुड़ना भी तो कोई जुड़ना नहीं। दूर बसे किसी गांव में हुई घटना के बारे में जान लेना कि दिल्ली में आज बत्ती पानी बंद रहा, इतना भर जान लेने से हम कितने जुड़ पाते हैं। दरवाजे के बाहर आती पदचाप भले ही ये बता दे कि यह कदम तुम्हारे थे, पर उन कदमों से चलने वाले तुमको महसूस करने के लिए जो आदान प्रदान आवश्यक है वह कहाँ हो पाता है। आप? छाया दरवाज़ा खोलते ही उसे सामने पा अचकचा गई थी। हाँ, ये मानसी थी। आइए। दरवाजे से कमरे के भीतर तक पहुंचने तक वक्त जैसे ठहरा रहा, सहमा रहा। आइए बैठिए। वे एक दूसरे के सेक को तापती हुई बैठी रही, मानसी और छाया। आप तो जानती होंगी मधु बाहर गए हुए हैं। मैं आपसे ही मिलने आई थी, मानसी ने बताया। ओह, आप पानी तो लोगी? कहकर छाया उठकर अंदर चली गई। मानसी अपने आप को अगली स्थिति के लिए तैयार करने लगी। पानी का ग्लास पकड़ते हुए मानसी ने पूछा, कुन्नू नज़र नहीं आ रही, सो रही है क्या? हाँ, बहुत मुश्किल से अभी सुलाया है। पापा को बहुत मिस करती है ना। पहले तो मधु इतने दिन के लिए बाहर गए नहीं कभी। आपको भी दिक्कत होती होगी पीछे से, मानसी ने यूं ही कह दिया। छाया के चेहरे पर एक क्षण के लिए अपनी स्वामिनी होने का भाव आता है, जैसे मानसी के मुंह से अपनी दिक्कत का जिक्र उसे सहन ना हो। नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी? वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू शेयर देम। शब्द उसके जहन में गहरे उतर गए और सफ़ेद बोर्ड पर बड़े बड़े काले अक्षरों की तरह चमकते रहे, बुझते रहे, फिर टिमटिमाते रहे। वह उनकी गूंज से पागल होती रही। ट्राई टू शेयर देम। ये शेयरिंग तो छाया के हिस्से में ही आती है। वह यहाँ क्या करने चली आई है? किसी भ्रम में आदमी ज़्यादा देर नहीं जी सकता ना, उसे जितना जल्दी हो सके तोड़ देना चाहिए। छाया ने बड़े सधे स्वर में मानसी की आंखों में ताक कर उसे समझाने की मुद्रा में अनायास बोला। मानसी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था खड़े होने के लिए। उसका मन पछाड़ खाकर औंधा जा गिरा। पर इस भ्रम को मैंने अकेला नहीं बुना है, इस स्थिति की जिम्मेदार अकेली मैं नहीं हूँ, मानसी ने भीतर की सारी शक्तियाँ संजोकर कह डाला। कुछ हद तक तो आप ही हैं। स्वर में तीखापन अनायास आ गया था। छाया इसी स्वर में ही बोली, पर जो कोई दूसरा भी किसी हद तक जिम्मेदार है, आप उसे तो माफ़ कर देती हैं। वैसा ही कुछ मेरे बारे में भी सोच सकती हैं ना, जैसे दूसरे व्यक्ति के लिए सोच लेती हैं। वह दूसरा व्यक्ति मेरा पति है और एक पति पत्नी होने के नाते हम अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं। वी सी द थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू एंड ट्रस्ट ईच अदर। हमारे इस समझौते में आप कहीं नहीं होती हैं। मैं आपको कौन सा स्थान दूं? छाया ने बड़ी ही तल्ख भाषा में ये कह दिया। भक, अंदर कहीं अंतड़ियों में तेज आग भड़कने लगती है।
आपका बाथरूम उधर बाईं ओर चले जाइए। बाथरूम की चिटनी लगाकर मुड़ी सामने मधु के कपड़े टंगे थे। उसने हाथ से कपड़े को छुआ, चेहरे को उनमें खो जाने दिया। एक हिचकी सी भीतर का बांध टूटा और वह उसमें निकलती गंध को महसूस करती रही, डूबती उतरती रही। कोने में मधु के स्लीपर रखे थे। घर के हर कोने में उसके होने का एहसास अचानक मन में आया। जिस औरत ने मधु के होने को अपनी ज़िंदगी में इस हद तक जिया है, उसका मेरे पास क्या है? कुछ घंटों के साथ का एहसास ही तो। वह अपने ही हथियार से लहूलुहान हो आई। छाया ने चाय बना दी थी। वह चिप्स खाती रही, चाय पीती रही, सोचती रही, देखती रही। वह रथ उसके सामने टुकड़े टुकड़े होता रहा जिस पर सवार होकर वह चली आई थी। यहाँ तक उसकी भावनाओं के लिए तो एक टुकड़ा भर ज़मीन कहीं नहीं थी। मधु को या उसको कोई भी फैसला नहीं करना था। वह तो हाशिए पर खिंचा एक रफ वर्क था। सवाल तो हल होकर पूरा सफ़ा भर चुके थे। छाया के शब्द फिर कौंधने लगे। वह दूसरा व्यक्ति मेरा पति है और पति पत्नी होने के नाते हम अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं। वी सी द थिंग्स एट देयर फेस वैल्यू एंड ट्रस्ट ईच अदर। हमारे इस समझौते में आप कहीं नहीं होती। मैं आपको कौन सा स्थान दूं? सुबह हुई तो मन भर आलस बदन पर पसरा पड़ा था। न मन साथ दे रहा था न शरीर, पर जो कुछ करना था वह आज ही करना था। रात भर सड़क पर लाठी पीटता चौकीदार उसकी चेतना को हांट करता रहा था। वह जागती रही, रात बीतती रही, कुछ नहीं घटा। जागने और सोने के बीच का सारा युद्ध समाप्त हो गया, अनिर्णित। उसके धड़ धड़ चलती दिमाग की मशीन के समक्ष कुछ नहीं बचा। आखिर झटके से उठी, अलमारी खोली और सारे हैंगर उतार कपड़े बेतरतीब एक अटैची में भर लिए। छोटा मोटा सामान पास वाली अम्मा के घर फेंका और टूटा फूटा पालतू सामान कामवाली के लिए किनारे लगा दिया। कमरा एकदम खाली भाएं भाएं करने लगा। सामान ज़रा सा इधर उधर करते ही घर अपनी संज्ञा ही बदल लेता है, कैसा लग रहा था। वह सिर्फ कमरा हो जाता है। पिछले 1 साल का इतिहास इस कमरे की दीवारों पर लिखा जा चुका था और मानसी नहीं चाहती थी कि वह अब कहीं अपनी गूंज पैदा करे। उसने अपनी किसी भी फालतू चीज़ की निशानी भी यहाँ रहने नहीं दी, जैसे अपना सारा अस्तित्व समेट लेना चाहती हो। पिछले 3 महीनों के किराए का चेक मधु के नाम बनाया, पर्स में रखा, फिर बाहर ताला डाल सीढ़ियाँ उतर गई। पास के पब्लिक बूथ से फ़ोन किया, मधु मैं कमरा खाली कर रही हूँ। उसने मकान मालिक और किराएदार के नाते सामने रखकर सोचा, तोला, बाकी सब बने बुने नातों को ताक पर रख दिया एक बार की। क्यों? मैं अब उस कमरे में नहीं रहना चाहती। मैं तुमको मिलता हूँ शाम को। ठीक है, इंतज़ार करूँगी कैफ़े में। मानसी गेट पर ही खड़ी ताकती रही, दूर शून्य में। आज उसकी इंतज़ार में न कोई बेचैनी थी न संशय। एक वीतराग सा भाव उसकी नसों में जम गया था और वह खाली खाली महसूस कर रही थी। वाकई आज उसे कुछ करना नहीं था, कुछ कहना नहीं था। एक जड़ शांति उसके भीतर सन्नाटे की तरह बैठ गई थी। मधु के आने का उसे पता ही नहीं चला था। 2 क्षण के लिए वे दोनों वहीं खड़े रहे, अनिर्णय की स्थिति में। धीरे धीरे चलने लगे। मैंने कभी कोई वायदा नहीं किया था मानसी। नहीं, मैंने ऐसा दावा नहीं किया। मैं खुद ही पुल बनी रही। उस पुल के ऊपर से किसी का गुजर भर जाना, मैं तो गुजरते व्यक्ति के पाँव को महसूस भर कर सकती थी। नहीं, तुमने महसूस नहीं किया। पाँव के सेक से पिघलने लगती हो तुम। तो तुम मानते हो कि मैं किसी के पाँव रखने के लिए धरती भर थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। संवेदनशीलता की हद तक संवेदन शून्य हो जाना जानते हो किसे कहते हैं? मैं तो बहुत कुछ नहीं जानता जो तुम जानती हो। फिर भी जितना समझता हूँ, किसी भी स्थिति का निर्णायक मैं नहीं हूँ। कितनी सुखद स्थिति होती है ना, थ्रो द बॉल इन अदर्स कोर्ट और एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। कटाक्ष किया मानसी ने। फिर थोड़ी देर चुप्पी। आदत के अनुसार कोने वाली मेज़ की तरफ बैठे कि देखा
कोई और दो लोग उस मेज़ को घेर चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण निगाह से देखा, फिर किसी दूसरी मेज़ को खोजती नज़रें घूमी। एक मेज़ खाली दिखाई दे गई थी और वे उस पर बढ़ गए। कॉफ़ी बहुत कड़वी लग रही है आज, मधु ने कहा। बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, किसी दूसरी मेज़ पर बैठना। एक जगह पर बैठने का अभ्यास हो जाता है ना, मानसी ने कहा। यह पूर्वाग्रह हमें बहुत तंग करते हैं। किसी भी दूसरी जगह हम अपने को मिसफिट पाते हैं। तुम्हें शिकायत है इस प्रवृत्ति से? हाँ, इससे आदमी नॉन एडजस्टेबल हो जाता है, मधु बड़े ही सधे स्वर में बोला। नई स्थिति को स्वीकार करने में हमेशा कष्ट होता है। हर स्थिति को जीना चाहिए। फिर से दूसरी स्थिति को जीने के लिए एक बार तो मरना ज़रूरी होता है। पहले मरने को भोगा जाए, फिर जीने का सामान जुटाया जाए। कैसी हास्यास्पद स्थिति है ना, मानसी थी है। तुम एक बार फिर नहीं सोचोगी? मधु ने बात बदल दी। किस बारे में? मानसी को पूछना ही था। मुझे इस कमरे का क्या करना है? तुम रहती रहो। किसके एहसान पर? मानसी ने फिर कटाक्ष किया। क्यों चुभोना चाहती हो? तुम्हें सांत्वना मिलती है इससे क्या? नहीं, कुछ मिले इसके लिए कभी कुछ किया होता तो स्थिति दूसरी होती। मधु, ऐसा मत सोचो। मधु, मैंने कभी भी कुछ मिलने के लिए नहीं किया। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। तुम छाया को भी समझा नहीं सकोगे कि मैं क्यों रहती हूँ इस कमरे में। उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है, मैं देख लूँगा। जब तक तुम देख लेते रह सके मैं बनी रहूं, और जब तुम संभाल नहीं सकोगे उस दिन तुम मुझे जाने के लिए कह दोगे, यही ना? तुम मुझे इतना बेसहारा क्यों बना देना चाहते हो? मेरा फैसला नहीं बदलेगा मधु, कहकर मानसी ने कमरे की चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। असहाय सी निगाहें दोनों ओर से उठती हैं। मधु हाथ नहीं बढ़ाते तो मानसी उसे मेज़ पर रख उठ खड़ी होती है। अब मुझे चलना चाहिए मधु, कहकर मानसी मधु के चलने का इंतज़ार नहीं करती, तेज कदमों से दरवाजे की ओर मुड़कर अचानक रुकती है। मधु तब तक उसके पास पहुंच चुका होता है। मधु, तुम्हें छाया से ये कहना होगा कि कमरा मैंने खुद छोड़ा है और यह मेरा फैसला था, तुम्हारा या छाया का नहीं।